Introduction to coordination compound. Any species, ion or molecule that have at least one lone pair of electron that can donate its lone pair of electron to metal cation और एटम्स इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो लिगेंड क्या होता है? कोई भी स्पीशीज, आयन होने दो या फिर मॉलिक्यूल होने दो, वो एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल कैटायंस या मेटल एटम्स को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं लिगेंड्स। अभी लिगेंड्स जो है वो अपने वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं मेटल कैटायन और मेटल एटम को? Since a ligand is an electron-rich species, therefore it is called Lewis base और a nucleophile। तो लिगैंड को लिविस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं क्योंकि लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीशीज रहता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है मेटल कैटायंस और मेटल्स एटम्स को। A metal cation is an electron deficient species and it can accept a pair of electrons. Therefore, a metal cation behave as a Lewis acid or a electrophiles। तो मेटल कटायन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए मेटल कटायन जो है लिविस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। मेटल कटायन जो है लिविस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव क्यों करता है? क्योंकि मेटल कटायन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, इससे वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन वन एटलीस्ट एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करता है लिगैंड से, क्योंकि वो लिविस एसिड है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल है। When a group of ligand donate its pair of electron, one pair by one donor atom of a ligand to the metal cations or atoms coordinate bonds are formed and the product so formed is called a coordination compound। जब भी ligand का ग्रुप्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, या तो एक डोनर एटम से या तो वो लिगैंड का एक डोनर एटम ही एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों ना करे, ठीक है। तो मेटल एटम्स या फिर मेटल कैटायंस या फिर मेटल एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है लिगैंड के साथ और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमारा ये पूरा बुक्स, ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ही बेस्ड है। Thus, a compound in which the metal cation or atom is attached to a group of ligand by coordinate bond is called coordination compound or a complex compound। So, coordination compound या फिर complex compound क्या होता है? Compound जिसमें metal cations या फिर atoms ligand के ग्रुप के साथ अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्यों कैसे जुड़ा हुआ रहता है? मेटल और लिगैंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो ऐसा कंपाउंड जहाँ पे मेटल कैटायन और लिगैंड एक दूसरे से अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइदर बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयोनिक मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयोनिक कंपाउंड हो सकता है। द कंपाउंड लाइक प्लैटिनम, अमोनिया, PT, ammonia 2Cl2, CONH3 3Cl3 are neutral coordination compound। ये जो कंपाउंड है प्लैटिनम NH3, अमोनिया 2Cl2, कोबाल्ट अमोनिया 3Cl3, ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। In ionic coordination compound, either the cation or anion or both may be complex ion। तो ionic coordination compound में या तो कटायन या फिर एनाइन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। तो आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायन या एनाइन ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनाता ही है। फॉर एग्जांपल CONH3 6Cl3 कंटेन CONH3 6 3L+ एज अ कॉम्प्लेक्स कटायन। तो CONH3 6Cl3 के अंदर CONH3 6 3+ रहता है जो कॉम्प्लेक्स कटायन रहता है। K4FeCN6 कंटेन FeCN6 4- एज कॉम्प्लेक्स आनायन। तो K4FeCN6 के अंदर FeCN6 4- ये कॉम्प्लेक्स आनायन होता है। तो जिस कंपाउंड में प्लस साइन रहता है वो कटायन कॉम्प्लेक्स है और जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में माइनस साइन रहता है वो कॉम्प्लेक्स आनायन है। एंड PTNH3 4 PTCl4 contain PTNH3 4 2+ and PTCl4 2
minus as complex ion, that is complex cation and complex anion respectively. ठीक है, अभी PTNH3 4 PTCl4, इसके अंदर PTNH3 4 2+ होता है और PTCl4 2- होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये PTNH3 4 2+ कॉम्प्लेक्स कटायन है और PTCl4 2- ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। The coordination compound retain their identity more or less in even in solution. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो अपना आइडेंटिटी को बचाता है, रिटेन करके रखता है सोल्यूशन में। दो पार्शियली डिसोसिएशन में अकर, भले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में डालेंगे या सोल्यूशन में डालेंगे और ऑब्वियसली पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो भी वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। This compound do not give the test of all their constituent ions in aqueous solutions. तो ये कंपाउंड जो है ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट नहीं दे सकता aqueous सॉल्यूशन में। That is, some constituent ions lost their individual identity in aqueous solution. इसका मतलब ये है उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन जो है वो लगभग अपना आइडेंटिटी खो देता है aqueous सॉल्यूशन में। For example, CuNH36Cl3 is a complex compound and it does not give the test of all the constituents ions. तो CuNH36Cl3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देता है। CO3+ and Cl- instead give CO3+ as CO, NH36 3+ complex ion and Cl- ion। तो CO3+ and Cl- जो है वो CO3+ देता है एज अ CONH36 कॉम्प्लेक्स की जगह पर और Cl-। A complex ion is an ion in which a metal cation is attached to ligand by coordinate bond। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या रहता है, ये आयन रहता है जिसमें मेटल कटायन जो अटैच रहता है लिगैंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो कॉम्प्लेक्स आयन जहाँ पे मेटल कटायंस जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से लिगैंड के साथ अटैच है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच कंसर्न द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करता है। एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, the center metal cations or atoms and the ligand attached to each are written in and square brackets. So coordination compound का structure में central metal cation या फिर central metal atoms ligand के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक तो सेंट्रल मेटल कटायंस रहेगा या फिर सेंट्रल में मेटल एटम्स रहेंगे जो लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल कटायन या फिर एटम्स जो लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द cation or anion outside the coordination sphere is for ionization sphere or counter ions। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कटायन या फिर एनायन जो है ठीक है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयंस। तो कटायंस या फिर एनायन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर्स आयन। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी कटायन एनायन होने दो उसको आयनाइजेशन स्फीयर्स या फिर काउंटर आयन बोलते हैं। The atom in ligand that is directly attached with the metal cations or atom is called donor atoms। तो atoms जो ligand में है वो डायरेक्टली अटैच रहता है मेटल कैटायंस या फिर एटम से उसको बोलते हैं डोनर एटम्स। तो एटम जो लिगैंड में है वो डायरेक्टली अटैच रहता है मेटल कैटायंस या मेटल एटम्स से उसको बोलते हैं डोनर एटम। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स
Attached metal cations or atom is called coordination numbers. So जो डोनर एटम का नंबर जो मेटल कैटायन या फिर मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है? डोनर नंबर ऑफ डोनर एटम जो मेटल कैटायंस या मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ डोनर एटम जो मेटल कैटायन या मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। For the example, coordination number of Ag plus and AgNH3 2 plus is 2, that of CO2 plus in CuNH3 4 2 plus is 4, and that of CO3 plus in CuNH3 6 3 plus is 6. So जो AgNH3 2 plus इसमें Ag प्लस जो है जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2, क्योंकि इसमें अमोनिया 2 अटैच्ड है। फिर कॉपर NH3 4 2 प्लस में सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है, तो इसका कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4, क्योंकि 4 अमोनिया उसके साथ अटैच है। नेक्स्ट इज NH3 6 3 प्लस। यहाँ पे अभी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कोबाल्ट है, मतलब आइंस कोबाल्ट 3 प्लस है। सेंट्रल मेटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि अमोनिया 6 है, अटैच है। नाउ यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर है। द टर्म डिस्कस अबाउट आर शोन बिलो। सो यहाँ पे हमने जैसा अभी अभी पढ़ा कि सेंट्रल मेटल एटम्स अपने लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बाहर कोई भी कैटायन होने दो, एनायन होने दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और जब भी सेंट्रल मेटल जितने भी नंबर्स जितने भी लिगैंड उसके साथ बॉन्डेड रहता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगैंड जो है वो डिसाइड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम्स का या सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। जितना लिगैंड्स होगा उतना ही कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी। In 1893, Werner produced a theory of coordination compound to explain the structures and formation of a compound. तो 1893 में लगभग 100 साल से ज़्यादा पहले वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कंपाउंड का थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कंपाउंड फॉर्मेशन जो है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है। ये लगभग 100 साल पहले उन्होंने ये सब बातें, ये सब थ्योरी बताया था, एक्सप्लेन किया था, जब कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशंस अवेलेबल नहीं था। सारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो थे वो 50 इयर्स पहले या 60 इयर्स पहले बनाया था। ये 100 साल पहले वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थ्योरी बताया था, जो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। वर्नर्स वॉज द फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बी रिवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1930। और इसीलिए वर्नर जो है ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। वर्नर पोस्टुलेट दैट मेटल एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। वर्नर से बताया कि मेटल जो है 2 टाइप का वैलेंसी दिखाता है। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल्स। सो अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो वर्नर से बताया था कि मेटल जो है 2 टाइप का वैलेंसी दिखाता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो आज के मॉडर्न युग के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। द प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। The primary valency must be satisfied only by negative ion as in simple salts such as CuCl3.
प्राइमरी वैलेंसी जो है आयनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है। प्राइमरी वैलेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई हो सकता है नेगेटिव आयंस की वजह से, जैसे कि सिंपल सा सॉल्ट COCl3, ठीक है। कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड जो है ये आयनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, और कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयंस जैसे क्लोरीन की वजह से। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6 Cl3, CONH3 5 ClCl2, CONH3 4 Cl2Cl, and CONH3 Cl3 complex is +3 and is satisfied by 3 Cl minus ion। तो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी कौन से कंपाउंड में? इस कंपाउंड में कोबाल्ट, जहाँ पे NH अमोनिया जो है 6 है और बाहर आयनाइजेबल स्पीयर में Cl3 क्लोरीन है। फिर कोबाल्ट 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, और आयनाइजेबल स्पीयर में 2 क्लोरीन है। कोबाल्ट NH3 4 Cl2 और उसके बाहर जो है बाहर का स्पीयर Cl है, एंड CONH3 Cl3 कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ये +3 है, ठीक है। और ये सेटिस्फाई होता है 3 क्लोराइड आयन की वजह से। The anion will satisfy only primary valence are written outside the coordination sphere। anion जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ठीक बाहर, ठीक है। द एनाइन में सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल्स। एनाइन जो है वो कोऑर्डिनेशन का प्राइमरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका प्राइमरी और मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को भी एनाइन सेटिस्फाई कर सकता है। The anion which satisfy both primary and secondary valency are placed inside the coordination sphere। anion जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। The anion satisfying the primary valency do not give any geometry to complex compound। तो anion जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है कोई भी ज्योमेट्री देता नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। When the compound undergo ionization in aqueous solution, the anion will satisfy only primary valency or obtain। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइजेशन में चला जाता है एक्वियस सोल्यूशन में, तो एनायन जो सेटिस्फाई करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को वो ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल, when COCl6NH3 undergoes ionization in aqueous solution, 3 Cl minus will satisfy primary valency are obtained। तो जब भी COCl6NH3 यहाँ पे आयनाइजेशन में चला जाता है एक्वियस सोल्यूशन में, तो तीनों Cl माइनस आयन जो है प्राइमरी वैलेंसी को ऑब्टेन करता है। The secondary or auxiliary valency of metal are satisfied either by negative ion or neutral molecule or both। तो सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी वैलेंसी जो रहता है मेटल का वो सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से। सो मेटल का जो सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी वैलेंसी रहता है वो सेटिस्फाई हो जाता है नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से। इन द स्ट्रक्चर ऑफ coordination compound, the metal cations and the species satisfying the secondary valency are placed inside the coordination sphere। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जो है मेटल कैटायन और स्पीशीज सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा जाता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे मेटल कैटायन्स और स्पीशीज रहता है वो तो सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी वैलेंसी जो रहता है मेटल्स का वो सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन की वजह से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से। इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द मेटल कैटायन एंड द स्पीशीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी आर प्लेस्ड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जो है
जहाँ पे मेटल कटायन और स्पीशीज़ जो है सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को कॉर्निशन स्पीयर्स के अंदर। The species satisfying secondary valency are not obtained in aqueous solution if steroid instead a complex ion is obtained। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मेटल कटायन को सेटिस्फाई करता है, मेटल कटायंस का कॉर्निशन कंपाउंड को सेटिस्फाई करता है और मेटल कटायन का जो लिगैंड्स है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी जो रहता है जो इतने सारे स्पीशीज़ को सेटिस्फाई करता है वो एक्वियस सॉल्यूशन में ऑब्टेन नहीं हो पाता है फ्री स्टेट में, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आयन में मिलता है और कॉम्प्लेक्स आयन में ऑब्टेन रहता है। द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड इन स्पेस टू गिव a definite geometry to the complex। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो रहता है वो स्पेस में डायरेक्टेड रहता है जो कॉम्प्लेक्स में डेफिनेट ज्योमेट्री लेके आता है। The geometry of complex correspond to 2, 3, 4 and 6 secondary valence are linear, trigonal, planar, tetrahedral और square planar and octahedral। तो जो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी जो है दो रहता है उसका ज्योमेट्री लीनियर रहता है। जो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी 3 रहता है वो ट्राइगोनल प्लेनर रहता है। और जो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहता है उसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहता है। और जो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहता है उसका ज्योमेट्री जो रहता है स्क्वायर प्लेनर रहता है और ऑक्टाहेड्रल भी रहता है। Werner studied the structure and property of the following four complex of CO3 chloride with ammonia which have 3 different color। वर्नर्स ने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था कॉर्निशन कंपाउंड का, जैसे कि CO3 क्लोराइड का 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये कोबाल्ट 3 का जो अमोनिया के साथ 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग अलग कलर दिखाता है और उसी के थ्रू वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। The complex of CO3 chloride with ammonia। The complex of cobalt 3 chloride with ammonia। So old formula COCl3 6NH3, न्यू फॉर्मूला है CONH3 6Cl3। इस कंपाउंड का कलर जो है येलो है। इसका पुराना नाम है लुथियो कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट है मतलब नंबर ऑफ चार्ज आयन कॉम्प्लेक्स आयन मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स का जो नंबर ऑफ चार्ज है वो +3 है और उसमें नंबर ऑफ आयन्स मतलब कटायन कितना है 1 है, अनायंस 3 है और टोटल जो है वो 4 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 क्लोराइड है इसलिए 3 अनायन है और 1 कटायन है। ठीक है, तो इसे टोटल जो आयन्स हो गए वो 3 है। बिकॉज Cl3 जो आयनाइजेशन स्फीयर में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी को नहीं करता है। इसलिए जब इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे या कोई भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस कॉर्निशन स्फीयर के बाहर है उसका आइडेंटिटी सबसे पहले चला जाएगा। COCl3 5NH3। तो यहाँ पे एक अमोनिया कम हो गया तो CONH3 5 फिर एक Cl है कॉर्निशन स्फीयर में एंड आयनेशन स्फीयर के बाहर Cl2 है। इसका कलर जो है पर्पल है। पुराना नाम है पर्परियो कॉम्प्लेक्स। तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो +2 है क्योंकि इसमें 2 क्लोराइड है और जो नंबर ऑफ कटायन है वो 1 है, एक ही कोबाल्ट है। फिर नंबर ऑफ एनायंस है वो 2 है मतलब कॉर्निशन स्फीयर के बाद जो आयनाइजेशन स्फीयर है उस क्लोराइड को एनायन को कंसिडर करके 2 है वो, तो टोटल कितना है 3। तो ये कंपाउंड पर्पल कलर दिखाता है। नेक्स्ट इज COCl3 4NH3। तो ये अभी ट्रांस स्ट्रक्चर में CONH3 4Cl2
और एक क्लोरीन बाहर रहेगा। अभी ये जो है ट्रांस फॉर्म में है तो इसीलिए इसका कलर रहेगा ग्रीन। और पुराना नाम है पैरसियो कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज +1। तो नंबर ऑफ कटायन कितना, एक रहेगा। फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद जो आयनाइजेशन स्पेस में एक क्लोराइड है तो एनायन भी एक रहेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स 2 रहेंगे। CuCl3 4NH3, इसमें स्ट्रक्चर सिस फॉर्म में CuNH3 4Cl2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर और आयनाइजेशन स्पेयर मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। ये वॉयलेट कलर दिखाएगा और इसका पुराना नाम रहेगा वॉयलियो कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स का जो नंबर ऑफ चार्ज है +1 रहेगा। जो कटायन रहेगा एक ही रहेगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में एक क्लोरीन है तो एक रहेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने रहेंगे, 2। नेक्स्ट इज CuCl3 3NH3। अभी इधर एक भी क्लोरीन जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है। तो यहाँ पे CuNH3Cl3 ब्लू ग्रीनी कलर दिखाएगा। इसका पुराना नाम नहीं पता। नंबर ऑफ चार्ज आयन कॉम्प्लेक्स आयन ये भी नहीं है क्योंकि इसमें उसके बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में तो एनायन ही नहीं है। फिर मतलब ये न्यूट्रल है। ओके, सो वर्नर्स treated the first 4 complex of CO3 given in table। तो वर्नर्स ने पहले के 4 कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 के उसका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, विद एन एक्सेस ऑफ AgNO3। और इन्हीं सब कॉम्प्लेक्स को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया था। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड वेर ऑब्टेन इन द डिफरेंट अमाउंट। सो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट जो है अलग अलग अमाउंट में ऑब्टेन हुआ। जैसे कि कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 6 अमोनिया में एक्सेस सिल्वर डाला तो 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ। CuCl3 5NH3 में एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाला तो 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो गया। CuCl3 4NH3 में एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाला तो 1 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो अमोनिया में जैसा जैसा नंबर्स कम होते जा रहा है वैसे वैसे सिल्वर क्लोराइड भी कम कम होते जा रहा है। जैसे जैसे एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं। तो Werner reported that in CuCl3 6NH3 all 3 chlorides satisfy only primary valency and 6 ammonia molecules satisfy only secondary valency। तो इसका रीज़न वर्नर्स ने बताया था कि कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 6 अमोनिया में 3 क्लोराइड जो है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। मतलब कोबाल्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो 6 अमोनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देता है और उसको सेटिस्फाई करते हैं। इससे अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, जो 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में रहता है, उसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है, इसलिए उसका सॉलिड लाइन दिखाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 6 अमोनिया इज शोन। तो कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 6 अमोनिया का स्ट्रक्चर दिखाया है। दिस कंपाउंड इन aqueous solution gives total number of 4 ions, that is 3 chloride and 1 CONH3 6 3+ ion।
तो ये कंपाउंड जो है एक्वेसियस सॉल्यूशन में 4 आयन दिखाता है टोटल। तो 3 क्लोराइड आयन और 1 कोबाल्ट NH3 6 3+ आयन्स। Thus, in modern terms, this compound is written as CONH3 6Cl3। इस तरह मॉडर्न टाइम्स में इस कंपाउंड को CONH3 6Cl3 देते हैं। ये जो कंपाउंड जो है वो 4 आयन दिखाते हैं। तो 3 क्लोराइड आयन से आता है और एक CONH3 6 3+। इसलिए कंपाउंड को एस्टिमेट कर सकते हैं CONH3 6 outside square bracket Cl3। When this compound is treated with excess of ammonium nitrate solution, all 3 chloride ions are precipitated as silver chloride। जब इस कंपाउंड को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयनाइजेशन स्पेयर में तीनों क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट होके चेंज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड में। तो इसलिए CONH3 6Cl3 will dissociate into CONH3 6 3+ plus Cl minus 3 Ag plus 3 Cl minus gives 3 AgCl solid। So in COCl3 the 5 ammonia, the primary and secondary valency of cobalt are 3 and 6। तो COCl3 5NH3 में प्राइमरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का वो 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का वो 6 है। ठीक है। सो ऑल द प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है 3 क्लोराइड आयन की वजह से सेटिस्फाई होता है। आउट ऑफ 6 सेकेंडरी वैलेंसी 5 आर सेटिस्फाइड बाय अमोनियम मॉलिक्यूल एंड 6 बाय वन ऑफ द क्लोराइड आयन्स। लेकिन 6 सेकेंडरी वैलेंसी में से सिर्फ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी को और उसमें से एक क्लोराइड आयन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। Therefore, one chloride ion exhibited double duty as it satisfy primary as well as secondary valency। जैसे एक क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। और इसीलिए वो दो बॉन्ड्स दिखाता है, एक डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन्स। When this compound is treated with excess of ammonium nitrate solution, only 2 chloride ion are precipitated as silver chloride। अब इस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयनाइजेशन स्पेयर में 2 क्लोराइड है तो इसीलिए इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों जो क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाएगा प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड में। सो CONH3 5Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl2 डिसोसिएट होता है आयनाइजेशन सॉल्यूशन में। तो CONH3 5Cl2 प्लस 2Cl माइनस फिर 2Ag प्लस 2Cl माइनस चेंज मतलब 2 क्लोराइड आयन जो है रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन से तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। दिस इंडिकेट दैट the chloride ion will satisfy only primary valency are ionizable in aqueous solution। Total number of 3 ions are obtained, that is 1 cobalt NH3 5Cl2 plus and 2Cl minus। In modern terms, this compound is written as CONH3 5Cl Cl2। The structure of CONH3 5Cl Cl2 is shown in figure 1.1b। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है इंडिकेट करता है कि क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है इसलिए वो आयनाइजेबल है। एक्वेसियस सॉल्यूशन में टोटल 3 आयन्स रहते हैं जिसमें से CONH3 5Cl2 प्लस 2Cl माइनस रहता है सॉल्यूशन में। मॉडर्न टर्म्स के हिसाब से ये जो कंपाउंड है इसको कैसे लिखेंगे कि CONH3 5Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl2। स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 5Cl Cl2 is shown in figure 1.1b।
in COCl3, 4 ammonia, the primary and secondary valency of cobalt are 3 and 6. तो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. All three primary valency are satisfied by 3 chloride ions. तो सभी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करता है. आउट ऑफ 6 सेकेंडरी वैलेंसी 4 आर सेटिस्फाइड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल, 5th and 6th by 2 of the 3 क्लोराइड आयन. ठीक है, तो तीनों क्लोराइड आयन जो है भले वो आयनाइजेशन स्पीयर में हो सेकेंडरी स्पीयर में हो, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. लेकिन 6 सेकेंडरी वैलेंसी में सिर्फ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है और उसमें से 5th और 6th मतलब 2 क्लोराइड आयन 3 क्लोराइड आयन में से ये सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस करता है. इसका मतलब ये है thus 2 chloride ion exhibit double duty of satisfying primary as well as secondary valency. इसका मतलब ये है 2 क्लोराइड आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को भी सेटिस्फाई करता है. When this compound is treated with excess of silver nitrate solution, only 1 chloride ion is precipitated as silver chloride. जब ये कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो एक क्लोराइड आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है कॉम्प्लेक्स से और 1 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. इन एक्वेसियस सॉल्यूशन दिस कंपाउंड गिव टोटल नंबर ऑफ 2 आयन्स दैट इज 1 CO-3 Cl2 प्लस एंड 1 Cl- आयन. तो एक्वेसियस सॉल्यूशन में ये जो कंपाउंड जो है 2 आयन्स देता है, उसमें से एक है CO-3 Cl2 प्लस और दूसरा है Cl- आयन. दिस कंपाउंड इज रिटन एज CO-3 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज शोन इन फिगर 1.1c. CO-3 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl तो डिसोसिएट होता है एक्वेसियस सॉल्यूशन में CO-3 Cl2 प्लस एंड Cl-. 1 Cl- जो है उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में. इधर ये जो ए वाला कंपाउंड है उसमें रिप्रेजेंटेशन है CONH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3. इधर देख सकते हैं Cl जो है वो डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सिर्फ Cl जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है जो प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है. और अमोनिया में मतलब इधर 6 अमोनिया है में सॉलिड लाइन है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. ठीक है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का उसको सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट कंपाउंड है ये, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ये कंपाउंड जो है इसमें तीनों क्लोराइड आयन में डॉटेड लाइन भी है, लेकिन इसमें से मतलब ये तीनों क्लोराइड आयन जो है इसमें डॉटेड लाइन है तो ये तीनों भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. लेकिन एक क्लोराइड आयन है उसमें दो लाइन्स है, एक डबल लाइन भी है और सॉलिड लाइन भी है. मतलब 3 क्लोराइड आयन में से जो एक क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो Cl जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. यहाँ पे 5 अमोनिया है, 1 2 3 4 5 5 अमोनिया है. तो पाँचों अमोनिया जो है वो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. इसलिए किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Cl भी अंदर है. तो इसमें क्या रहेगा COCl-NH3 5 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2. नेक्स्ट का स्ट्रक्चर इज दिस.
यहाँ पे COCl NH3 NH3 Cl NH3 Cl NH3 वापस 3 क्लोराइड आयन है। तीनों क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसलिए दोनों क्लोराइड आयन जो है वो सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन दिखाता है। इसका मतलब ये है ये दोनों क्लोराइड आयन जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। फिर यहाँ पे 4 अमोनिया है। चारों अमोनिया जो है वो कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl2 NH3 4 outside square bracket Cl. नेक्स्ट इज ये स्ट्रक्चर जहाँ पे वापस तीनों क्लोराइड आयन है। यहाँ पे देखो अभी तीनों क्लोराइड आयन में सॉलिड लाइन भी है, डॉटेड लाइन भी है। इसका मतलब ये है तीनों क्लोराइड आयन जो है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसे तीनों क्लोराइड आयन अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक भी क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं रहेगा। और तीनों अमोनिया जो है ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेगा। तीसरे इसका कंपाउंड है COCl3 NH3 3। In COCl3 3H3 NH3 primary and secondary valency of cobalt are 3 and 6 respectively। तो COCl3 अमोनिया में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। All the 3 primary valencies are satisfied by 3 chloride ion। जो प्राइमरी वैलेंसी वो तीनों क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई होता है। Out of the 6 secondary valency, 3 are satisfied by 3 ammonia molecules and 3 by chloride ion। तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी में से तीनों अमोनिया मॉलिक्यूल जो है और तीनों क्लोराइड आयन जो है वो सेटिस्फाई करता है। इन दिस कंपाउंड 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें क्या है, तीनों क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। दिस कंपाउंड डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेशन विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये कंपाउंड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ बिल्कुल भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है। दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल डज नॉट गिव एनी आयंस और इन एक्वेसियस सोल्यूशन। क्योंकि ये कंपाउंड जो है अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कुछ भी आयन नहीं देगा एक्वेसियस सोल्यूशन में। इन मॉडर्न टर्म दिस कंपाउंड इज रिटर्न एज CONH3 तो मॉडर्न टर्म में इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है CONH3 द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज शोन। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। वर्नर ऑल्सो अटेम्प्टेड टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3 Cr3 एंड कॉपर 2 एंड प्लैटिनम 2। तो वर्नर ने इस कॉम्प्लेक्स का आइसोमर ज्योमेट्री ढूंढा है जहाँ पे CO3 3 है, Cr3 है, कॉपर 2 है, प्लैटिनम 2 है। The various geometry for complex of coordination number 6 are hexagonal, planar, trigonal, prismatic and octahedral etc। तो इस कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री जो है भले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री अलग अलग रहेगा। किसी का हेक्सागोनल प्लेनर रहेगा, किसी का ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रहेगा और कोई ऑक्टाहेड्रल रहेगा। एक तो हेक्सागोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और ऑक्टाहेड्रल। सो ए में जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखा रहा है, क्यूब्स के फॉर्म में दिखा रहा है। हेक्सागोनल प्लेनर जो है क्यूब के फॉर्म में दिखा रहा है। फिर यहाँ पे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, ये जो है ट्रायंगल जो है वो 3D स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, जो सी ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है। The possible isomer for amine complex of copper 2 for all the
3 कॉम्प्लेक्स आर गिवन इन टेबल 1.2। तो कॉपर 3 का अमीन कॉम्प्लेक्स का जो पॉसिबल आइसोमर है उन सबका तीनों का ज्योमेट्री दिखाया है। पॉसिबल आइसोमर ऑफ कॉपर कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स NH3 6 3+। यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेनर एक रहेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एक रहेगा, ऑक्टाहेड्रल एक रहेगा। लेकिन ऑब्जर्व कितना देखा है, इसका स्ट्रक्चर एक ही है, फिर आइसोमर एक ही है। फिर CuNH3 5Cl2+ रहेगा, हेक्सागोनल प्लेनर एक, ट्राइगोनल प्लेनर प्रिज्मेटिक एक, ऑक्टाहेड्रल एक। ऑब्जर्व कितना रहेगा, एक ही आइसोमर। CuNH3 4Cl2+। यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेनर 3, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक 3, ऑक्टाहेड्रल 3 रहेगा। लेकिन ऑब्जर्व आइसोमर कितना है, 2, सिर्फ इसका 2 आइसोमर है रियलिटी में। तो CuNH3 3Cl3, यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेनर 3 रहेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक 3 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल 2 रहेगा। तो इस कंपाउंड का आइसोमर जो है वो 2 रहेगा। कंसिडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। CuNH3 4Cl2 outside square bracket is Cl. Wiener suggested that this compound may exist in 3 possible geometry. तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंसिडर करना चाहिए कि वर्नर्स ने सजेस्ट किया था इस कंपाउंड को कोई भी पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकता है। दैट इज हेक्सागोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल। मतलब कोई भी ज्योमेट्री हेक्सागोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। द पॉसिबल आइसोमर करस्पॉन्डिंग टू दिस ज्योमेट्री आर 3, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। तो इस आइसोमर में कितना ज्योमेट्री हो सकता है, 3, 3, 3 और 2। 3 पॉसिबल आइसोमर फॉर हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री के लिए जो 3 पॉसिबल आइसोमर है ऐसा दिखता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 possible isomers for trigonal prismatic geometry. One, 2, 3, 4, 5, 6। ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, यहाँ पे 1, 4, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6। यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 और 6 पोजीशन में। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है क्योंकि क्लोरीन जो है अलग अलग पोजीशन में। नेक्स्ट इज Cl, अमोनिया 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 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्लोरीन जो है 1, 2 पोजीशन में है। CnH3 NH3 Cl NH3 NH3। यहाँ पे क्लोरीन जो है 1, 6 पोजीशन में। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 2 आइसोमर पॉसिबल है। ओनली 2 आइसोमर ऑफ कंपाउंड CuNH3 4Cl2 Cl has been isolated which correspond to the octahedral geometry। तो इस कंपाउंड का सिर्फ 2 ही आइसोमर है जो आइसोलेट होता है octahedral geometry से। Thus in this isomer the arrangement of ligand around the metal cation is octahedral। तो इस लिगैंड का जो आइसोमर का अरेंजमेंट है इसमें मेटल कटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। वर्नर कंक्लूडेड दैट कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आर 6 ऑक्टाहेड्रल। वर्नर ने बताया था कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल होगा।
One also suggested that the coordination compound with coordination number को exhibit two possible geometries. वर्नर्स ने ये भी सजेस्ट किया था कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा और 4 जो है पॉसिबल ज्योमेट्री आ सकता है स्क्वायर प्लेन है और टेट्राहेड्रल का. In coordination compound, platina NH3 2Cl2 coordination number is 4 and this compound exhibits square planar geometry. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लैटिनम NH3Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कंपाउंड जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है. दो आइसोमेरेस सिस और ट्रांस प्लैटिना NH3 2Cl2 आइसोलेट होता है इस कंपाउंड से. अमोनिया अमोनिया प्लैटिनम ClCl तो यहाँ पे Cl जो है एक ही प्लेन में तो सिस फॉर्म में. यहाँ पे Cl जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है इसलिए ट्रांस आइसोमर है. वर्नर्स ऑल्सो suggested that in tetrahedral complex only one element is possible around the metal cation. वर्नर ने ये भी सजेस्ट किया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट पॉसिबल है मेटल कैटायन के आसपास. एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरीज. वर्नर्स थ्योरी को सच साबित करने के लिए एविडेंस एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी. Electrical conductance measurement. Molar conductance of a substance depend upon number of charges on the principal particles furnished by the substance in aqueous solution. As the number of particles, that is ions and charges on them increase, the molar conductance of compound increase. The observed molar conductance for aqueous solution of cobalt-3 chloride complex with ammonia decrease in the order. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मेजरमेंट. कोई भी सब्सटेंस का मोलर कंडक्टेंस डिपेंड होता है नंबर ऑफ चार्ज जो पार्टिकल में है. जो डिसोसिएट होता है सब्सटेंस है जो सब्सटेंस एक्वेसियस सोल्यूशन में रहता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है मतलब आयन जो है और चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस को. तो कोई भी कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस कब बढ़ता है जब भी चार्ज या फिर आयन्स का नंबर्स बढ़ जाता है तब. द ऑब्जर्व मोलर कंडक्टेंस फॉर एक्वेसियस सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट-3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया डिक्रीज इन द ऑर्डर्स. ठीक है, लेकिन कोबाल्ट-3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स के एक्वेसियस सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस ठीक है अमोनिया के साथ डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे अमोनिया कम हो जाता है वैसे वैसे कोबाल्ट-3 क्लोराइड का चार्जेस भी कम हो जाता है मोलर कंडक्टेंस भी कम हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल CONH3 6Cl3 has more molar conductance compared to CONH3 5Cl2 has more molar conductance compared to CONH3 4Cl2Cl has more molar conductance compared to CONH3 3Cl3. This indicates that number of ions and number of charges decrease in the same order. इसका मतलब ये है नंबर ऑफ आयन्स और नंबर ऑफ चार्जेस जो है डिक्रीज होता है सेम ऑर्डर में. तो जैसे जैसे आयन्स का नंबर कम होता है नंबर ऑफ चार्जेस भी कम होता है. The molar conductance measurement of CO3 chloride complex with ammonia suggests a structure similar to structure suggested by Werner's. सो कोबाल्ट-3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का जो मोलर कंडक्टेंस का मेजरमेंट है अमोनिया के साथ सेम स्ट्रक्चर देते हैं जैसे वर्नर ने सजेस्ट किया था. इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर of CO3 and platinum-4 complex on the basis of conductance and cryoscopic measurements. So compound COCl36NH3 number of particles डिटरमाइन फ्रॉम क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट. मतलब क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से नंबर ऑफ पार्टिकल कितना डिटरमाइन होता है 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज डिटरमाइन फ्रॉम द मेजर कंडक्टेंस 6 + 3 - 1. So structure of the compound will be CONH3 6 3 plus and 3Cl -1. तो 4 चार्जेस है. एक होगा 3 क्लोराइड आयन और दूसरा एक तो -1 मतलब 3 क्लोराइड आयन में से और एक
3 प्लस होगा, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स। CuNH3 6 3 प्लस 3Cl माइनस फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज COCl 5NH3। तो यहाँ पे कितना कितना नंबर ऑफ चार्जेस रहेगा 3। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो डिटरमाइन करता है कंडक्टेंस को 4। सो +2 -1 क्लोरीन आयन की वजह से, +2 कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो CONH3 5Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड 2Cl माइनस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है COCl3 4NH3। यहाँ पे क्रायोस्कोपी की वजह से नंबर ऑफ मेजरमेंट जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिटरमाइन होता है कंडक्टेंस मेजरमेंट की वजह से 2 +1 -1। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा कंपाउंड का? CONH3 4Cl2 + Cl माइनस। देन कंपाउंड COCl3 3NH3। नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिटरमाइन करता है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की वजह से 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कंडक्टिव मेजरमेंट डिटरमाइन करता है वो 0। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है CONH3 3Cl3। फिर कंपाउंड प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 6 अमोनिया जो है उसमें टोटल 5 पार्टिकल रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट 8 रहता है। तो +4 कॉम्प्लेक्स की वजह से -1 Cl की वजह क्लोराइड की वजह से, तो PTNH3 6 4 प्लस एंड 4 Cl माइनस। नेक्स्ट इज क्रायोस्कोपिक में 4 पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस मेजरमेंट की वजह से कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस 6 है, मतलब +3 कॉम्प्लेक्स का -1 क्लोरीन का। तो पूरा कंपाउंड है PTNH3 5Cl3 3 + Cl माइनस। नेक्स्ट इज प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 4 अमोनिया। इसमें नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल जो रहेगा वो 3 रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4 है, मतलब +2 कंपाउंड का -1 क्लोरीन का। तो PTNH3 Cl2 2 प्लस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 2Cl माइनस दिखाता है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम टेट्राफ्लोराइड 3 अमोनिया। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल 2 रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस 2। तो +1 -1, तो कॉम्प्लेक्स जब +1 दिखाता है प्लैटिनम NH3 Cl3 प्लस एंड Cl माइनस। प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2 अमोनिया। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की वजह से 0 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कंडक्टेंस की वजह से डिटरमाइन होता है 0। तो स्ट्रक्चर जो है प्लैटिनम NH3 Cl4 0 होता है। सेकेंड इज क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स। Cryoscopic measurement. The depression freezing point is colligative property and depend upon the number of particle in the solution. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल मोर विल बी द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। If a species dissociate into 2, 3, 4 ions, then depression in freezing point will be twice, 3 times and 4 times respectively, compare of the expected depression for the single species. अगर species dissociate होता है 2, 3, 4, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, जो सिंगल स्पीशीज से एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए। दिस क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट इसका मतलब ये है, क्रायोस्कोपिक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को मेजर करना। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है उसको मेजर करना, ठीक है। गिव द नंबर ऑफ आयन फर्निश बाय डिसोसिएट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये कब मिलता है? जब आयनिक कंपाउंड जो है
वो डिसोसिएट होता है नंबर ऑफ आयन्स में। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट इंडिकेट दैट COCl6 ammonia, COCl5 ammonia and COCl4 ammonia dissociate into 4, 3, 2 ions respectively. तो जो COCl6 अमोनिया, COCl5 अमोनिया, COCl4 अमोनिया जो है वो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है जो इंडिकेट करता है 4, 3, 2 आयंस को respectively, whereas COCl3NH3 remains undissociated, लेकिन COCl3 3NH3 जो है वो undissociated रहता है। ठीक है, precipitation reaction, number of ion furnished by coordination compound can also be determined by precipitation reaction. नंबर ऑफ आयन जो फॉर्म होता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है डिटरमाइन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हम नंबर ऑफ आयन को डिटरमाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। व्हेन कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl36 अमोनिया, COCl5 अमोनिया एंड COCl4 अमोनिया आर ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट एज सिल्वर क्लोराइड इज 3, 2 and 1। ठीक है, तो कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 6 अमोनिया, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 5 अमोनिया एंड कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 4 अमोनिया जब उसको ट्रीट करते हैं एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से, नंबर ऑफ क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट होता है मतलब Ag से 3 to 1। दिस इंडिकेट दैट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन आयोनाइजेशन स्फीयर आर 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो है जो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहता है वो है 3 to 1। The structure provided by precipitation reaction is similar to those given by Werner's। तो स्ट्रक्चर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोवाइड करता है वो सेम रहता है वर्नर्स के हिसाब से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है वो सिमिलर है वर्नर से। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 अमोनिया गिव्स नो प्रेसिपिटेबल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन COCl3 अमोनिया जो है कोई भी प्रेसिपिटेशन देता नहीं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। दिस इंडिकेट दैट ऑल द 3 क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन दिस कंपाउंड। तो जो कोबाल्ट 3 क्लोराइड 3 अमोनिया से प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसे समझ में आना चाहिए कि तीनों क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, UV, visible and X-ray spectroscopy are the recent method to determine the structure of complex। तो अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जैसे कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सभी जो इन टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन है इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं और इवन स्टडी भी कर सकते हैं। और आजकल उनका स्टडी करना, स्ट्रक्चर को ढूंढना बहुत आसान है कंपेयर टू जो वर्नर्स ने 100 साल पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, जबकि ये टेक्नोलॉजी तभी था भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो क्या क्या बताता है, वो ऑर्बिटल का एनर्जी, कॉम्प्लेक्स का शेप के बारे में बताता है। दैट इज आइदर द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है कॉम्प्लेक्स का में जो एनर्जी ऑर्बिटल है उसका इन्फॉर्मेशन देता है। कॉम्प्लेक्स का शेप, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है क्या या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है क्या या टेट्राहेड्रल है क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन बताता है। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी gives the information about the structure of complex bond length and bond angle। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड एंगल बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट जो है कॉम्प्लेक्स का इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि आइदर द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राहेड्रल है क्या, स्क्वायर प्लेनर है क्या, ऑक्टाहेड्रल है क्या, तो ये जो कॉम्प्लेक्स का जो शेप है या शेप या स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक मोमेंट भी बताता है।